दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या पियाजे का सिद्धांत, पियाजे थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे इनका पूरा नाम है पियाजे का, जो कि क्या है, स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनकी आरंभिक अभिरुचि मनोविज्ञान से ज़्यादा जीव विज्ञान में थी। 21 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी का उपाधि प्राप्त कर लिया था। किन्होंने? तो जीन पियाजे ने। 30 साल की आयु तक उन्होंने करीब 20 से अधिक मानक शोध पत्र प्रकाशित किए। 23 साल की उम्र में उन्होंने विश्लेषण तथा बाल मनोविज्ञान के संबंध पर पहला मनोवैज्ञानिक शोध पत्र लिखा। वे बिने टेस्टिंग लेबोरेटरी में भी कुछ समय तक कार्य किए, जहां बच्चों के लिए एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। इस प्रयोगशाला में पदस्थापना के दौरान ही इनकी अभिरुचि बच्चों के बौद्धिक विकास के अध्ययन में हुई, जो आगे चलकर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आधार बना। पियाजे कि सिद्धांत में बच्चों के अधिगम के सिद्धांतिक व्याख्या पर अधिक जोर डाला गया है। किस पर? तो बच्चों के अधिगम के सिद्धांतिक व्याख्या पर अधिक जोर डाला गया। अन्य संज्ञानात्मक सिद्धांतवादियों जैसे लेविन, कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम है लेविन, टॉलमैन, बॉल्स के ही समान उन्होंने अधिगम मतलब लर्निंग का व्याख्या करने के लिए कुछ मध्यवर्ती चरों का उपयोग किया, जो कि नाम क्या आता है? स्कीमा। स्कीमा एक महत्वपूर्ण चर है। स्कीमा का बहुवचन क्या होगा? सोचिए, स्कीमेटा या स्कीमाज कहेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि स्कीमा आखिर है क्या? स्कीमा क्या है? तो स्कीमा जो होता है, बच्चों में विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की एक सामान्य या अंतःशक्ति होती है, जिसके माध्यम से वे पर्यावरणीय उद्दीपकों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं तथा उनका प्रदर्शन करते हैं। कौन करता है? तो स्कीमा के द्वारा बताया जा रहा है। सचमुच में यह मानसिक क्रियाएं के लिए एक संगठनात्मक संरचना या फ्रेमवर्क के रूप में भी कार्य करता है। पियाजे ने स्कीमा के व्यक्त के संज्ञानात्मक संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। स्कीमा के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्कीमा से ही यह निर्धारित होता है कि व्यक्ति भौतिक वातावरण के प्रति किस तरह अनुक्रिया करेगा, उनका अनुक्रिया को करना सीखेगा। स्कीमा का जो अभिव्यक्त होता है स्पष्ट व्यवहार, जैसे किसी चीज को पकड़ना के रूप में हो सकता है, या फिर अस्पष्ट व्यवहार के रूप में होता है, तो यह लगभग चिंतन के तुल्य होता है। स्कीमा में एक खास बात यह है कि स्कीमा में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, और यही परिवर्तन जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास का आधार होता है। क्या होता है? स्कीमा स्थिर नहीं होता। ध्यान से सुने, स्कीमा हमेशा परिवर्तन होते रहता है, और यही परिवर्तन संज्ञानात्मक विकास का आधार होता है। यह जो परिवर्तन होता है जितना ही संगत या अर्थपूर्ण होगा, अधिगम या सीखना उतनी ही मजबूत या अस्थायी होगी। स्कीमा के परिवर्तन दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। वो कौन सा है? पहला क्या है? सादृशीकरण। दूसरा क्या है? अनुकूलन। पहला जो है सादृशीकरण जो होता है उसके बारे में जानेंगे। सादृशीकरण में व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक संरचना के अनुकूल वातावरण के उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है। इसमें सचमुच में वह इन उद्दीपकों की व्याख्या अपने में पहले से क्या मौजूद संज्ञानात्मक संरचना के रूप में करता है। इस तरह से सादृशीकरण में भौतिक वातावरण तथा संज्ञानात्मक संरचना के बीच एक तरह का मिलान होता है। क्या होता है? मैचिंग होता है। वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना यह सीमा निर्धारित कर देता है कि व्यक्ति द्वारा किन किन व्यवहारों या उद्दीपकों को सादृशीकृत किया जाएगा। व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना द्वारा उद्दीपक के अर्थ को समझना ही क्या होता है? तो सादृशीकरण कहलाता है। इसमें मनोवैज्ञानिकों का नाम है जो कि क्या है? वुड एंड वुड 1999 में के अनुसार कहा गया, स्कीमा एक संज्ञानात्मक संप्रत्यय है जिसका उपयोग वातावरण की सूचनाओं, घटनाओं, वस्तुओं की पहचान तथा व्याख्या के लिए की जाती है। वो उनके अनुसार बताया गया था सादृशीकरण के बारे में, और वुड एंड वुड ने 1999 में परिभाषा करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नई वस्तुओं, घटनाओं, अनुभूतियों को मौजूद स्कीमा में सम्मिलित कर लिया जाता है। स्पष्ट है कि सादृशीकरण में व्यक्ति अपने वातावरण स्कीमा में ही सम्मिलित कर किसी वस्तु की पहचान करता है, उसकी व्याख्या करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सादृशीकरण कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट बी पर। वो क्या कहा? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे वर्तमान स्कीमाज जो बहुवचन स्कीमाज को परिवर्तित किया जाता है, या उसकी जगह पर नई स्कीमाज को उत्पन्न कर उसमें नई वस्तुएं, घटनाएं, अनुभूतियां या सूचनाओं को उसमें सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। अब सादृशी तथा अनुकूलन द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया
प्रक्रिया को अर्थात उसके द्वारा संज्ञानात्मक संज्ञान में होने वाले परिवर्तनों को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जाएगा। जैसे मान लिया जाते अगर एक छोटा बच्चा अपने पिता के बारे में यह संज्ञानात्मक संरचना विकसित करता है कि वे चश्मा लगाते हैं, तब लंबे कद के हैं और इस स्कीमा के साथ अपने पिता को किसी भी परिस्थिति में देखकर वह उन्हें पापा या डैडी कहता है, तो यह क्या होता है? तो सादृशीकरण का उदाहरण है। सादृशी तथा अनुकूलन में जितना ही अधिक तनाव होगा, संज्ञानात्मक विकास उतना ही अधिक होगा और तब सीखने की जो प्रक्रिया भी उतना ही मौजूद एवं स्पष्ट होगी। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत की व्याख्या के लिए अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय को भी सम्मिलित किया है, जिसे क्या कहा जाता है? समय धारण, एक्यूलिब्रेशन एक ऐसी ही अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय है। पियाजे का मत है कि सभी व्यक्तियों में वातावरण के साथ एक मधुर एवं सद्भावपूर्ण संबंध बनाकर रखने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हर व्यवहार का उद्देश्य वातावरण के साथ एक आदर्श है। क्या? तो एक आदर्श से अनुकूल बनाकर रखता है। समय धारण से तात्पर्य इस तरह की जन्मजात प्रवृत्ति से होती जो व्यक्ति को अपनी अनुभूतियों को इस ढंग से संगठित करने की प्रेरणा दी जाती है ताकि अधिक से अधिक अनुकूलन हो सके। समय धारण जो है व्यवहार में संतुलन बनाए रखने की एक सतत प्राणोद है। अतः समय धारण का संप्रत्यय पियाजे के लिए कुछ विशेष ही है, जैसा कि मैस्लो या जुंग के लिए आत्म सिद्धांत सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस का संप्रत्यय या फ्राइड के लिए सुखवाद का संप्रत्यय। पियाजे ने यह दावा प्रस्तुत किया है कि समय धारण का संप्रत्यय जो होता है सादृशीकरण तथा अनुकूलन के साथ मिलाकर बच्चों के जो नई अनुभूतियों को सिखाने में मदद करता है। समय धारण, सादृशीकरण, अनुकूलन की अंतःक्रियाओं की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। स्कीमा से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। इसके कुछ पॉइंट बताए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। वो 4 महत्वपूर्ण बिंदुएं कौन कौन सी? तो पहला जो है संवेदी पेश अवस्था, सेंसरी मोटर प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा पॉइंट है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। चौथा पॉइंट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें यह अवस्था जो होता है संवेदी पेशी अवस्था 0 से लेकर 2 तक की होती है और इसमें भाषा का अभाव होता है। इस अवस्था में जो अपने वातावरण के उद्दीपकों के बारे में अपनी संवेदी एवं पेशी क्रियाओं के सहारे जानते हैं, क्योंकि अब वे यह सीख लेता है कि जो वस्तु उसकी आँख से ओझल भी हो जाता है उनका अस्तित्व बना रहता है। यही कारण है कि यदि उनके सामने रखे गए किसी वस्तु को हटा या छिपा दिया जाता तो वो उसे ढूंढ लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे संवेदी पेश अवस्था कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पार्क संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चों के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें भाषा का विकास होता है। बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया पहली अवस्था की तुलना में तेजी से होती है। फिर भी इस अवस्था में बच्चों में तर्क तथा मानसिक संक्रिया का उपयोग करने की क्षमता उतनी ही अधिक विकसित नहीं होती है। जैसे वे यह संप्रत्यय कॉन्सेप्ट विकसित कर लेता है कि सभी पुरुष उसके पापा हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है किसी समस्या का समाधान अपने अंतर्दृष्टि ढंग से करते हैं, ना कि कोई तार्किक नियम के आधार पर। क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि वे इस तरह का समाधान पर कैसे पहुँचे, तो वे उसका कोई तार्किक उत्तर ना देकर मात्र यह कहता है कि वे अपने सूझ या मात्र अनुमान के आधार पर ऐसा किया। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में आत्मकेंद्रितता होती है, अर्थात बच्चे अपने दृष्टिकोण तथा दूसरे दृष्टिकोण में अंतर नहीं कर पाते। पियाजे के अनुसार कहा गया है पार्क संक्रियात्मक अवस्था में कि इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बच्चों में संरक्षण का गुण नहीं विकसित होता है। संरक्षण से तात्पर्य इस बात से होता है कि किसी पदार्थ की दी गई मात्रा, जैसे उसका क्षेत्र, भार, वजन इत्यादि में उसके मात्र प्रकटन में परिवर्तन करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आधे लीटर पानी को यदि लंबे शीशा का ग्लास में रख दिया जाता है तो छोटा परंतु चौड़े गिलास में रखा जाए तो बच्चा पहले गिलास से दूसरे गिलास की अपेक्षा अधिक पानी होने की बात बतलाएगा, हालांकि दोनों में बराबर ही पानी होता है। तो इसे चिंतन में पलटावी का भी गुण नहीं होता है।
अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर, जो कि है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 7 से 11 या 12 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है या स्टेज पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चों में तार्किक कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, उनके चिंतन में आत्मकेंद्रिता का प्रभाव भी कम हो जाता है और वे अब यह अनुभव करते हैं कि दूसरे लोगों का विचार तथा मत उनके विचार मत से भिन्न हो सकता है। अब वे तार्किक रूप से मानसिक संक्रिया आसानी से कर लेता है, उसमें संरक्षण का भी गुण विकसित हो जाता है तथा वे पलटावी गुणों को भी समझने लगते हैं। अब वे एक समय में उद्दीपक के 2 या 2 से अधिक विमाओं का अध्ययन देने लगता है या करने लगता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। कितना एज बताया है, तो 7 से 11 या 12 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है इसमें। अब चौथा पॉइंट क्या है, प्याजे का जो चौथा स्टेज बताया जा रहा है वो क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें कहा जाता है, इसमें 11 से 12 साल के से प्रारंभ होता है और वयस्क अवस्था तक चलते रहता है। इस अवस्था में किशोर पलटावी तथा संरक्षण के नियमों का उपयोग शाब्दिक, अमूर्त तथा काल्पनिक समस्याओं पर भी करने लगते हैं। उनका चिंतन अधिक तार्किक हो जाता है और उनमें जटिल से जटिल व्यवहार को सीखने की पर्याप्त क्षमता। पियाजे ने अपने सिद्धांत में अधिगम या सीखने के लिए कुछ आदर्श अवस्थाओं का भी वर्णन किया है। उनका मत है कि जैसे जैसे संज्ञानात्मक संरचना विस्तृत होते जाती है, व्यक्ति के लिए भौतिक वातावरण को समझना आसान होता चला जाता है। उसी तरह से अगर कोई चीज़ व्यक्ति में संज्ञानात्मक संरचना से इतना दूर हो जाता है कि उसे इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी अवस्था जो होती है अधिगम की प्रक्रिया नहीं होगी। आदर्श अधिगम होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवहार या सूचना निश्चित रूप से ऐसी हो जिसे वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना में सादृश्यकृत किया जा सके, परंतु उसका स्वरूप भिन्न होना चाहिए ताकि उससे संज्ञानात्मक संरचना में एक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा सके। अगर कोई सूचना को सादृश्य नहीं किया जा सकता है तो उसे समझा भी नहीं जा सकता है, परंतु उसका स्वरूप भिन्न होना चाहिए ताकि उसे संज्ञानात्मक संरचना एक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो जा सके। अतः प्याजे के अनुसार जब किसी अनुभूति को व्यक्ति अपनी गत ज्ञान या संज्ञानात्मक संरचना में सादृश्यकृत करने में असफल रह जाता है, तो इसे व्यक्ति में नया अधिगम उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार से हम लोग प्याजे के जो सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित अधिगम या सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा इसका स्वतः शोध मूल्य अधिक है, क्योंकि इनके सिद्धांत में बहुत से लोगों को शोध करने के लिए नए नए संप्रदाय एवं नियमों को सीखने की प्रेरणा दिया है। इसी प्रकार से आज हम लोग जो प्याजे का जो थ्योरी था लंबा है, लेकिन अगर एक बार पढ़िएगा तो आशा करती हूँ यह थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा।